नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है और मैं हूं संकेत उपाध्याय। और ये है सबसे बड़ा सवाल जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक बार जरा शिवानी को बोलेंगे इसको फुल फ्रेम दिखा दें, क्योंकि आज दिन भर यही हो रहा है। दरअसल वो जो फेमस गाना था ना, महंगाई डायन खाए जात है, रिटर्न ऑफ महंगाई डायन हो गया है। पेट्रोल, डीजल और तो और कुकिंग गैस, दूध तो पहले ही महंगा हो गया था। एक बड़ी रोचक चीज भी है इसमें कि ये महंगाई आजकल चुनाव नतीजों के एकदम बाद आती है। जब तक चुनाव होते हैं तब तक महंगाई रुक जाती है कि भाई चलो चुनाव कर लो अच्छे से, कोई कष्ट ना आए, कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। लेकिन जैसे ही खत्म वैसे ही रिटर्न ऑफ महंगाई डायन। चुनाव के बाद महंगाई की मार है। पेट्रोल 76 रुपए से 84 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। डीजल भी 76 से 86 पैसे, माफ कीजिएगा पैसे, करीब 76 से 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल भी करीब 85 पैसे प्रति लीटर तक की उसमें बढ़ोतरी आई है। यानी कि इतनी बड़ी उछाल अमूमन देखने को नहीं मिलती है। उछाल इस तरीके से होती थी 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे। क्योंकि ये 137 दिन बाद बढ़त हुई है तो इस वजह से 80-85 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। ये कीमतें जैसे हमने आपको बताया 137 दिन बाद, 137 दिन मतलब कई महीने हो गए इस साल की शुरुआत से, या उससे भी पहले से दाम नहीं बढ़े थे। 4 नवंबर के बाद पहली बार ये कीमतें बदली हैं। अगले कुछ दिनों में, और जो हमको जानकारी मिल रही है, ये और आगे भी बढ़ सकती हैं। यानी कि जो 80-85 पैसे प्रति लीटर, आप अभी ये सोच के मत बैठिए कि बस हो गया, एक ही बार झटका लगा। ये जोर का झटका धीरे धीरे से लगेगा। दरअसल हुआ क्या है, और ये सब ये किसी से छुपा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये उसी का असर है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार हो गई है। नवंबर की शुरुआत में कीमतें 81 से $82 प्रति बैरल थी। तो कहां 81-82 और कहां 110, और रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि ये और बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो कीमतें भी बढ़ेंगी। अच्छा, यही हाल रसोई गैस का है, वो भी महंगी हुई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया। करीब 5 महीने बाद कीमतों में बदलाव आया। पिछली बार 6 अक्टूबर 2021 को कीमतों में बदलाव आया था। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 950 रुपए करीब का हो गया है। अब जनता पर ये जो महंगाई की मार है, इसके बारे में क्या कहा जाता है? दरअसल एक महीने में 25 से 30% महंगा हुआ है खाद्य तेल। 1 मार्च से 2 रुपए महंगा हुआ है अमूल का दूध। सिर्फ गैस, पेट्रोल, डीजल ही नहीं, दूध भी महंगा हुआ है 1 मार्च से। मदर डेयरी, अन्य कंपनियों ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी। नेस्ले ने मैगी, दूध, कॉफी सबकी कीमतें बढ़ाई हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉफी भी महंगी हुई है। ताजमहल, ब्रुक बॉन्ड की चाय पत्ती की कीमतें भी महंगी हुई हैं। तो सब चीज बढ़ रही है। तो सवाल हमारा यही है, जो सबसे बड़ा सवाल है। तेल, दूध, गैस सब महंगे हुए हैं। रिटर्न ऑफ महंगाई डायन हो गया है। तो क्या जब चुनाव खत्म होता है तभी लोगों का निकलता है तेल? और एक और बड़ी बात, ये दाम तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि अगर ज्यादा दाम बढ़ा दोगे तो चुनाव में जनता सबक सिखा देगी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बीजेपी चुनाव भी जीत गई। तो क्या अब बढ़े हुए दाम चुनावी मुद्दे नहीं रहे? हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, मूल कारण पर भी जाएंगे, बात को समझने की भी कोशिश करेंगे, और क्या नहीं समझना चाहिए उसके बारे में सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि शो का नाम ही सवाल इंडिया का है। महेश वर्मा नेता हैं बीजेपी के, आलोक वत्स नेता भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों का स्वागत। अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, ऋतुराज आप विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय सचिव आरएलडी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आलोक जी आपके पास आना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है, अभी आप 10 कारण देंगे, वो कारण समझ में भी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन ये हमने देखा ये एक प्रथा सी बन गई है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तो दाम थम से गए, रुक गए। शायद चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि कर लो पहले ये सब, जीत हार लो, और उसके बाद फिर बढ़ेंगे आराम से। वही चीज यहां पर हुई। देखिए संकेत, ये जो
पेट्रोल और डीजल के दाम की जो बढ़ोतरी हुई है, इसकी शुरुआत तो जब मिडिल ईस्ट से लड़ाई चालू हुई थी, जब वहां पर 3 टैंकर पर बम गिरा था और उसके बाद 3 लोग मारे गए, जिसमें 2 भारतीय भी थे। उसके बाद जो उन्होंने सऊदी अरेबिया ने यमन पे अटैक किया, तो उस समय ही तेल के कीमतों में इजाफा हुआ था, तो उसका असर आया। और उसके बाद जो अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, जहां 110 से ऊपर जा रहा है पर बैरल प्राइस, तो इन चीजों का इफेक्ट तो आना ही था। हाँ ठीक है, चुनाव के कारण उसको थोड़े दिन टाल दिया गया था, लेकिन ये अवश्यम भावी था, इसको तो होना ही था। जो ये पूरे ग्लोबली हुआ है, कोई हमारे यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ जाए ऐसी बात नहीं है, या रसोई गैस के, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली हुआ है। और अगर ये लड़ाई और खींचती चली गई तो इसके इम्पैक्ट और ज्यादा सीवियर नवंबर के बाद इसका एहसास अभी हुआ। हाँ, मैंने कहा ना, जब चुनाव खत्म हो गए। देखिए, इसीलिए मैंने आलोक जी, मैंने बहुत क्योंकि मैं जानता हूं आप क्या बोलेंगे। एक बार महेश वर्मा जी के पास भी चले जाओ। महेश जी, मुझे मालूम था आपका और आलोक जी का क्या तर्क होगा, और वो तर्क को कोई झुठला नहीं सकता। ये किसी से छुपा नहीं है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, ये तो होना लाजमी था। लेकिन ये जो शराफत से इंतजार किया ना महंगाई ने बढ़ने से पहले, कि पहले चुनाव हो जाए, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, उसके बाद तबीयत से बढ़ेंगे, क्यों ये इस पर सवाल हो रहा है। बनाया था, लेकिन महेश वर्मा चुनावी शुक्रिया मनाना चाहिए हम सबको कि इस देश में मोदी सरकार है, जिसके मैनेजमेंट की वजह से कम आज वो परिस्थिति नहीं है जो कभी इराक युद्ध में क्रूड ऑयल घोटाला हुआ इस देश में, और तब के विदेश मंत्री और तब की सरकार जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। और आप याद कीजिए कि आप ही यहाँ बैठा के हमसे चर्चा जब कर रहे थे कि महेश जी, जब क्रूड ऑयल का रेट कम है तो सरकार फिर भी ऊंची कीमत पे क्यों बेच रही है। आज वो मैनेजमेंट कहीं सही समझ में आ रहा है, लग रहा है कि ये देश सही हाथों में है। अदरवाइज पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, श्रीलंका में 250 रुपए लीटर डीजल और नहीं, एक सेकंड महेश जी, आपका तर्क समझ में नहीं आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि उस समय वसूली, एक तरीके से तो वही बात होगी ना, वसूली कर ली ताकि हम मजबूत हो जाएं, कि जब वास्तविक रूप से बढ़ेगा। वसूली की नहीं है, हाँ, बात वसूली की नहीं है। अगर आप इसको वसूली शब्द देते हैं तो निहायत मैं समझता हूं कि ये एक मैनेजमेंट का जो एक सोच थी, एक जो हमारा एक दूरदर्शी सोच नहीं, आपकी सोच तो ये थी कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय, आपने तो मार्केट फोर्सेस में फ्री कर दिया था ना वसूली। नहीं, पेट्रोल और डीजल का दाम तो सरकार ने तथाकथित रूप से फ्री कर दिया। रुक जाइए 1 मिनट के लिए। वो वसूली जो है प्रधानमंत्री ने अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। अरे अब ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात? मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि जब तेल के दाम कम थे तो वो आपने पास ऑन किया नहीं। प्रधानमंत्री कोई हफ्ता वसूल कर रहे हैं। अब आप इसको गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं। सरकार कोई ये देखिए, ये ऐसा है, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी किसी के ऊपर, वो अपना मिजाज भी नहीं है बहस में, बिल्कुल। और क्या, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा। वो वसूली नहीं थी तो और क्या था? जो चीज किया गया वो देश के लिए जब कच्चे तेल की कीमत कम है और अगर सरकार फ्री मार्केट में विश्वास रखती है कि भाई जैसे जैसे दाम ऊपर नीचे जाएगा वो फ्लक्चुएट करेगा, तब आपने कम किया नहीं। अगर हम जैसे ऊपर जाने लगा तो आप कह रहे हैं कि देखो ऊपर जा रहा है, हमारी मजबूरी। बचा लिया, देशवासियों को बचा लिया, देशवासियों के पॉकेट से उस तरह से पैसे नहीं निकल रहे हैं जैसे पड़ोसी देशों में हो रहा है। आपके सामने है 250 रुपए। अलका लांबा, आपने तर्क सुना। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेल की कीमत 250 नहीं है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आपके खुद के जो दर्द है वो दिख रहा है कि वो बेरोजगार पिता, जिसे महंगाई की मार में जिसके बच्चे के दूध छीन लिया गया क्योंकि 2 रुपए लीटर दूध महंगा हुआ, आज ये कह रहे हैं उस पिता को कि बेरोजगारी और महंगाई की मार अपने बच्चों को समझाए कि युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस में, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए 10,000 करोड़ इस कीमतों से जो अब बढ़ी है जो आज बढ़ी है 80 पैसा पेट्रोल और डीजल पे, उससे 10,000 करोड़ वसूला जाएगा
और केंद्र सरकार इस 10,000 करोड़ को कहां खर्च करेगी नहीं मालूम। क्या ये वापस आम गरीब जनता के जेब में जाएगा? नहीं जाएगा। यूक्रेन की ये और रशिया की लड़ाई का हवाला दे रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि जब दाम कम थे, अभी महेश वर्मा जी ये कह रहे थे, तब हमने एक कुशन जैसा एक कुशन तैयार किया। मेरी बात ये वो कुशन है, नहीं तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। उनका तर्क मैं समझ रहा हूं जो वो बोल रहे हैं, इस पर अगर आप जवाब दें। इन्हें कहिए, आंकड़े उठाइए। आज सदन के अंदर हमारे नेता राज्यसभा में शक्ति सिंह गोहिल जी ने सवाल किया कि कितना हम कच्चा तेल रूस से लेते हैं। जवाब मिलता है 0.6%। यानी कि भारत जो कच्चा तेल आयात करता है उसका 1% भी रूस से नहीं आता है, यूक्रेन से तो बिल्कुल नहीं आता है। और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का हवाला दे रहे हैं तो उन्हें याद दिलाइएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में $130 प्रति बैरल पहुंचा था। तब क्या था देश में कीमतें? तब क्या थी? आज ये जब कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम थी, 24 लाख करोड़ इन्होंने वसूला है, खर्च वापस नहीं हुआ है। आज 10,000 करोड़ वसूला जाएगा। 50 रुपया एलपीजी गैस के घरेलू सिलेंडर पे एकदम से बढ़ा देना, 50 रुपया पेट्रोल डीजल नहीं, अभी भी ये नहीं मालूम है कि ये एक ही बार बढ़ा है या अभी बार बार बढ़ेगा। बढ़ेगा, हिमाचल गुजरात के चुनावों तक बढ़ेगा, क्योंकि ये सरकार अगर डरती है फिर चुनाव वाली बात आ गई। उपचुनाव हिमाचल का हारे कांग्रेस से, कैसे फटाफट इन्होंने सबक लिया और 5 राज्यों के चुनावों से पहले एक्साइज ड्यूटी कम की, अपने अपने राज्यों को कहा अभी वैट कम करिए। जी, जल्दी से एक राइट टू रिप्लाई ले लूं मैं आलोक वत्स और महेश वर्मा का, उसके बाद फिर बाकी दोनों हमारे पैनलिस्ट। आलोक वत्स जी, ये जो अलका जी जो बोल रही हैं कि मनमोहन सिंह के समय $130 प्राइस होने के बावजूद प्राइस नहीं बढ़ा, तो उन्होंने तो वहां पर ऑयल बॉन्ड इशू किया जिसकी पेमेंट इंटरेस्ट के साथ अब करनी पड़ रही है। ये भूल रही है उस बात को। इन्होंने हजारों करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू करके और उसके प्राइसेस को कंट्रोल में रखा। ये क्या बात करेंगी? उसकी रिडेम्पशन अब आई है। एंड वी हैव टू पे विद द इंटरेस्ट। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। वी हैव टू पे विद द इंटरेस्ट। 9-10 हजार करोड़ रुपया तो सिर्फ इंटरेस्ट का मामला है। ये क्या बोलेंगी? इन्हीं के द्वारा बढ़ाया गया ये है, उसको अभी हम किसी तरीके से टाल रहे हैं। एक एक करके अलका जी एक करके सुन रहा था। प्लीज जब मैं बोलूं तो आप सुनिए। आपने अपनी बात कह दी। अब मैं ऋतुराज जी और अनुपम मिश्रा के पास जाना चाहता हूं। ऋतुराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक सेकंड, अब सवाल मेरा ऋतुराज जी से। ऋतुराज जी, मुझे आप ये बताइए कि ये बताया जाता है कि महंगाई की इतनी बड़ी मार आम आदमी पे एकदम कमर टूट रही भी है और वो दिख भी रहा है, ये बहुत ही स्टीप प्राइस है, लेकिन इसके बाद भी इसका कोई चुनावी परिणाम उस तरीके का देखने नहीं मिलता। आप देखिए कुछ चुनाव बीजेपी जीत जाती है और उसके बाद फिर पलट करके आलोक वत्स जी और महेश वर्मा जी यही बोलते हैं, किस आम आदमी की आप बात कर रहे हैं? आम आदमी तो हमको वोट दे रहा है। देखिए, ये लोग फर्जी दलील देने में एक्सपर्ट हैं। ये अभी कह रहे थे कि यूक्रेन वॉर की वजह से ये दाम हम लोगों ने बढ़ाया है। यूक्रेन वॉर तो लगभग 1 महीना से ज्यादा चल रहा है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव खत्म हो तब जाकर के दाम बढ़ाएंगे, और जिसका नतीजा है कि देखिए 50 रुपया सिलेंडर पे बढ़ाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि गरीब के चूल्हे पर कितना असर पड़ा है। आज वैसे ही कोरोना काल के अंदर में और ये पूरा जो इन्होंने इकोनॉमी इनसे नहीं संभला है, जिसकी वजह से इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी जो है सो देखने को मिल रहा है। उसमें ये लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हैं, एक गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। एक गरीब आदमी के कनस्तर का आटा ऑलरेडी गायब है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये बैठ करके न्यूज रूम के अंदर में ये फर्जी दलील देते हैं कि यहाँ पर यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। लेकिन इनसे पूछिए कि जब क्रूड ऑयल का दाम $45 प्रति बैरल था, मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में कभी नहीं बोला, आप मेरी बात को सुनिए। एक एक करके $45 प्रति बैरल सवाल नहीं, उसमें तर्क दिया ना महेश वर्मा जी ने, कहा कि ये एक कुशन तैयार किया गया कि जब कम था तब कंपनियां इस लायक बनी कि आज वो बेनिफिट, वो उस तरीके से दाम नहीं बढ़ा रही हैं जैसे कि बढ़ाना पड़ सकता। देखिए, ये एकदम फर्जी दलील है। $45 प्रति बैरल। जवाब तो ले लो, जवाब ले लो आलोक जी, रुकिए, जवाब ले लो। तब इन्होंने लोगों को बेनिफिट नहीं दिया इस बात का, लेकिन आज ये बहाना बना रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ रहा है। इनकी नीयत नहीं है। जब चुनाव आते हैं
तब ये लोग जो है सो इस तरह की हरकतें करते हैं। अब चुनाव खत्म, इनके ड्रामेबाजी खत्म, अब ये लोग इसी तरीके से लोगों का जो है सो दाम बढ़ा करके उनके ऊपर बोझ डालेंगे। मुझे ये लगता है, आपको नहीं लगता महेश वर्मा जी, ये जो डायनामिक प्राइसिंग की जो पूरी बात है कि भाई डायनामिक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मार्केट फोर्सेस तय कर रही हैं ऊपर नीचे, मुझे तो लगता है ये मार्केट फोर्सेस नहीं, इलेक्शन फोर्सेस तय करती हैं ऊपर नीचे। तो फिर आप छोड़ दीजिए ना, फिर मार्केट फोर्सेस बोलना बंद कीजिए, सरकार तय कर ले कि हम इतने इतने महीने में ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे। इलेक्शन में बंद कैसे हो जाता जी, है? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि तो कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें कि चुनाव ना हो रहा हो। आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा साल हो जिसमें चुनाव ना हुआ हो। भाई मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल और ये जो 5 राज्यों के चुनाव, मेरे पास तो 2 एकदम 5 राज्यों ताजा उदाहरण है। नहीं, 2023 में चुनाव नहीं है क्या? अब वो तब की तब देखेंगे, क्या मालूम फिर वही बात दें आप। मैं कह रहा हूं चुनाव से इसको जोड़ना, ये अपने आप में, ये जो मैनेजमेंट है जिसके बारे में सोचना चाहिए, जिसके बारे में हमें समझ के बोलना चाहिए, जो एक जीएसटी का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि जीएसटी के ऊपर एक कंसेंसस क्यों नहीं बनता है। जब बार बार फाइनेंस मिनिस्टर ये कहती हैं कि आओ जीएसटी एक रूप से पूरे देश में लगाया जाए, गंगानगर में जो है 120 रुपया लीटर बेचने का काम किया जाता है, यही केजरीवाल यहाँ पे जो है ये बीच में देखिए, ये तो एक तो ये करके अलका जी प्लीज, मैं बोलूंगा तो ये बहुत जोर से चिल्लाएंगी, अब ये बीच में बोले जा रही हैं, फिर हमारी बात एक करके। अलका जी मैं आऊंगा, आपको राइट टू रिप्लाई। गोयल का नहीं शक्ति सिंह गोयल का नाम लेके ये ऐसी भ्रम फैला रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे डिबेट का क्या मतलब बनता है? एक करके अलका जी, ठीक है, एक काम करते हैं, अनुपम मिश्रा जी के पास जाते हैं। अनुपम जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आपको लगता है कि महंगाई से भले ही त्रस्त हों लोग जमीन पर, लेकिन जब चुनावी नतीजा इस तरीके का आए तो उसके बाद अपने आप ही बल मिल जाता है केंद्र और राज्य की सरकारों को, बीजेपी की, कि कहां है ये मुद्दा? आम आदमी में तो ये मुद्दा ही नहीं है, होता तो हम हार जाते। हाँ संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वापस जाएं और गौर करें तो हिटलर ने एक बात कही थी कि धर्म की अफीम आप चटाते रहिए लोगों को और राज करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रखा है और धर्म की चाशनी में सबको डुबो रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी हटने वाली है। मैं सीधे मुद्दे की बात पे अगर आऊं तो मैं दोनों नेता बीजेपी की, मैं उनकी बातें सुन रहा था, ये भूल रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, ना कि लूट खसोट की व्यवस्था करता है। ये जिस तरीके से दामों को ये बढ़ा रहे हैं, इनको आने, अभी 2024 आ रहा, आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं बनेगा, बिल्कुल ये मुद्दा बनेगा, मुद्दा है, आम पब्लिक में सुगबुगाहट है। लेकिन पिछले कई वर्षों से हिंदुस्तान की पब्लिक चाहती थी, उसको ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से बातें की जा रही हैं शायद व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होगा। इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 1 बार 2 बार मौका दिया, लगातार दिया कि शायद ये अच्छा होगा। और मुझे इस बात पे दुख होता है कि जब इतने बड़े चैनल पर इस तरीके की इतने गंभीर विषय पर बात होती है तो हिंदुस्तान की 2 बड़ी राजनीतिक दल आपस में सिर्फ दोषारोपण करते हैं। ये कभी भी बैठकर ऐसा क्यों नहीं कहते हैं इस बात पे, पीछे क्या हुआ से नहीं मतलब है। आज की जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, आप मुस्कुरा रहे हैं महेश वर्मा जी, जिस गृहिणी को 50 रुपए ज्यादा सिलेंडर पर देना पड़ता है, जिसकी कि आप लोगों की सरकारों ने कीमतें तय की हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 रुपया प्रतिदिन की इनकम, शहरी क्षेत्रों में 32 रुपया पर दिन की इनकम। आप अंदाजा लगाइए, 32 रुपए जिसको आप प्रतिदिन कमाई कहते हैं, उसको आप 50 रुपए का सिलेंडर बढ़ा करके दे रहे हैं। आपने उज्ज्वला में दावे कर दिए कि मैंने इतने करोड़ सिलेंडर बांटे, उतने करोड़ सिलेंडर बांटे। कहां से भर पाएगा वो आदमी जिसके घर में लकड़ी तक जलाने के लिए ठीक से नहीं है? आप लोगों को शर्म आना चाहिए इस तरीके से प्राइस बढ़ाते हुए। आप अपने टैक्स हटाइए, आप अपनी चीजों को कम करिए। लोक कल्याणकारी राज्य मैंने आपसे इसीलिए पहले कहा है, गरीब के ऊपर आप इतना बड़ा बोझ डालेंगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि आपको इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं, उस बार चुनाव में मुद्दा नहीं। यही बहुजन समाज पार्टी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मेजोरिटी की उन्होंने सरकार बनाई थी। मुद्दे से भटकते हुए राजा से रंक बनते हुए देर नहीं लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, यही कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर हंसी थी, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप पे दुनिया हंसेगी। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिस तरीके से इतने बड़े चैनल के ऊपर आप लोग इतनी बेहयाई से बात रखते हैं,
वो दिन जरूर आएगा जब आपके ऊपर हिंदुस्तान की पूरी जनता हंसेगी। आप जल्दी मजाक बना के रखे हैं। अलका लांबा का किसी एक के घर बयान में ले लें किस उसके तरीके महेश से जी लोगों और के आलोक जी घर आप से- दोनों अपना जवाब दे सकते हैं। पहले अलका लांबा तो अपनी मुझे कुछ मिलना कहना चाहिए चाहती इसका। आएंगे महेश जी। नहीं, नहीं। आप दोनों को राइट टू रिप्लाई मिलेगा। अलका जी बोलना चाहती थी, अपनी बात रख देखिए, लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च सदन है लोकसभा और राज्यसभा। चल रहा है इस समय पर, जब दाम बढ़ाए गए सब विपक्ष एक हुए, मांग की, हमारी कांग्रेस के नेता विपक्ष ने मांग की कि महंगाई पर, बढ़ते दामों पर चर्चा हो। आपको मालूम है पहले सदन को 12 बजे तक स्थगित किया, दोबारा जब शुरू हुआ तो विपक्ष ने फिर इसी मांग पर अड़े रहे कि इस महंगाई पर चर्चा हो, फिर सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करके खत्म कर दिया गया। अब जब इस सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी तो सड़कों का रास्ता ही बचेगा। और आप समझ सकते हैं जब गरीब पर पड़ रही मार पर लोग सड़कों पर आ गए, तो मैं आपको कह रही हूं ये हल्के में ले रहे हैं, सिविल वॉर भी हो जाएगा, क्योंकि वो पिता अपने बच्चे को भूख से दूध के बिना मरते हुए नहीं देख सकता है। तो इनको ये गंभीरता समझ नहीं आ रही है। चुनाव की जीत हार से हर चीज को ये तोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम मान लें भाजपा जीत गई इसलिए महंगाई आलोक वसी, इस बात का आप जवाब दें। क्या हर चीज का तर्क ये होगा कि देखो हम जीत गए? ये कौन कह रहा है? हम तो काम करने में जुटे हुए लोग हैं। चुनाव लड़े, उसके बाद अपने काम में लग गए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लग गए। और ये जो अनुपम मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि हम बेहाई कर रहे हैं और बेशर्मी कर रहे हैं, अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसकी आपकी पार्टी सिमट के कहां रह गई है। आपको तो अपनी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह के वारिस के रूप में खड़े हो रहे थे और पश्चिम में परचम लहरा अच्छा, ये रहे थे। कहां किस हम तो डायरेक्शन में आपके चली छाती गई? पर आम आदमी की बात करते करते अब क्या बोलेंगे? और ये कांग्रेस की प्रवक्ता क्या बोलेंगी? इनका तो बाजार उठ चुका है। हमने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, और हमने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चालू कर दिया और खात्मे पर ले आए हैं इनको। अब ये 2 राज्यों में सिमट के रह गई हैं, वहां से भी इनको उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, मुझे आप ये बताइए आलोक क्या बात कर रहे हैं ये जी, लोग? राजनीतिक ये रूप लोग से हमको कह कांग्रेस रहे हैं कि मुक्त और बिहार आरएलडी मुक्त छोड़िए, महंगाई महंगाई मुक्त भारत कैसे बनेगा? मुझे बस ये बता दीजिए। आप देखते रहिए, लोगों को पता है हमारे कांग्रेस साथियों मुक्त को आरएलडी विश्वास मुक्त है, छोड़िए, हमारे महंगाई मुक्त विश्वास कब है करेंगे? कि किस मजबूरी में बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए लोग उस चीजों पर उसका तजब्बो नहीं देते हैं और हमें दोबारा रिपीट करते हैं प्रशासन और शासन चलाने के लिए। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग तो सिमट गए। आप गरीब को कांग्रेस पहले अपना घर संभाल ले, सब आप बात यहाँ बात देखिए ऐसे, जब कांग्रेस बीजेपी शुरू हो जाएगा घर की लड़ाई को पहले तब संभाल लीजिए, तब हम आइएगा मुद्दों से भटक सड़कों जाएंगे। की लड़ाई के बारे में बात करने। मुद्दों से भटक जाएंगे। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो ऋतुराज जी, सबसे पहले पहले तो आपको लगता है ये आइएगा सड़कों की लड़ाई के ऊपर। राजनीति से डीलिंक करना नहीं, बहुत कोई जरूरी है। सवाल नहीं पैदा होता है। ऋतुराज जी, देखिए, आपको लगता है ये- राजनीति से इन दामों को डीलिंक करना बहुत जरूरी है? ये जो लिंक हो गया है, ये बीजेपी कांग्रेस का नूरा कुश्ती चलता रहता है सब डिबेट में, क्या लड़ेंगे? लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमें भाजपा का फ्रेंडली मैच चल हमें रहा है। हमें दिखाइए अलका जी शिवाजी को बोलने मुंबई दीजिए। पर नीच दिखाइए नेशनल अलका चैनल जी, पर डिबेट के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं किसी को को नहीं अलका बोलने जी, देंगे। अलका जी एक एक बोलने करके दीजिए। अलका जी रुकिए नहीं प्लीज, बोलने एक एक करके। ऐसा ऋतुराज जी का है समय है। जिसकी दुकान ऋतुराज जी, पर मेरा खड़ी सवाल हो, आपसे यही है कि आपको नहीं लगता है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, एक सेकंड, इनकी तो दुकान से आप गई लोगों है। को शांत करने के लिए मुझे अपनी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। ऋतुराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कि वो वक्त फिर से आ गया है कि टैक्स के कंपोनेंट को कम किया जाए? मेरा मानना ये है कि मजबूरी तो वक्त- आएगी, ये किसी से छुपी ये नहीं वक्त- है, लेकिन देखिए, टैक्स ये आप वक्त- भी लगा रहे हैं और केंद्र सरकार भी लगा रही है और बराबर ये वक्त- लगाए हुए हैं। इसीलिए मैंने ये वसूली वक्त- शब्द का प्रयोग किया था। संकेत जी, ये वक्त आ चुका है जब पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है, और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। इसीलिए टैक्स लगा के, बेनिफिट के रूप में बिजली हो, पानी हो, ये तमाम दिल्ली के सुविधाएं अंदर देते हैं ताकि वो अपनी संकेत जी, जेब के अंदर में इतना पैसा बचा सके। अरे आलोक जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे यूपी में कोई शराब का ठेका ही नहीं है। अलका जी आज किसी इतना को नहीं ज्यादा नहीं बोलने जितना देंगे। दिल्ली में है। ये भाजपाइयों के अंदर आदत है, ये किसी भी चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज आप जब बोल रहे थे तो हमने कुछ नहीं बोला। देखिए, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला तब होता है जब उसके जेब में पैसा जब बचता उसे है। एक बोतल शराब आज मिलती दिल्ली है। के अंदर में महिलाओं की जेब में पैसा बच रहा है, बिजली रूप पानी के रूप में पैसा बच रहा है, जिससे कि वो महंगाई से लड़ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन इनको जब पेट्रोल समझ आनी भराने चाहिए, जाता है तो पैसा जा भी इनको- रहा है। देखिए, 50 रुपए के आज सिलेंडर दिल्ली के अंदर में आज इसमें संकेत जी, दिल्ली का भी टैक्स है और केंद्र का भी टैक्स है।
देखिए मैं कीजिए आपसे ना। क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या, मैंने नहीं कहा मजबूरियां कि तो दिल्ली आएंगी, का टैक्स समझ नहीं में है, आएगा, आप टैक्स कॉम्पोनेंट कम कीजिए। लेकिन दिल्ली का टैक्स कॉम्पोनेंट सबसे कम है। अगर आप देखेंगे सभी राज्यों का, तो दिल्ली का टैक्स कॉम्पोनेंट सबसे कम है। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा गरीबों के बारे में सोचते हैं। पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कैसे महेश फले वर्मा जी, फूले और कैसे महेश वर्मा कैसे जी, आगे देखिए मैं आए, नहीं इसके मानता बारे में कोई सोचते हैं। भी राजनीतिक दल अलका जी, ऐसा होगा अलका जी, जो हम ये लोगों बोलेगा को भी बोल कि हम देती है। पंक्ति में खड़े कांग्रेस हुए की आखिरी डिबेट में इंसान की मदद नहीं आज- करना चाहते, सब करना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन देखिए, टैक्स लगाना भी मजबूरी है। संकेत जी- ये है कि वक्त की संकेत नजाकत जी- को देखते हुए क्या इसको कम नहीं किया जा सकता? महेश वर्मा। देखिए संकेत जी, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अलका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इशू पे इस तरह की धमकी कभी नहीं दी कि इस देश में सिविल वार हम कराएंगे। अरे एक तो ये बात आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए, और इसके लिए एनडीटीवी पे माफी मांगना चाहिए कि आप सिविल वार की धमकी दे रही हैं। ये महेश देश वर्मा के जी खिलाफ आप बताइए बोल मत, रही हैं, ये सिविल ये वार देश कराने के खिलाफ वाले आप बोल रही हैं। हैं। आप नेता जो हैं, नहीं आप नेता जो हैं वोकल हैं, आप लोकल हैं, लेकिन आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप इस देश में सिविल वार की धमकी दें। ये नक्सली लोग धमकी सिविल देते हैं, वार- सिविल वार आप का निश्चिंत रहिए। आतंकवादी देते हैं। आप आतंकवादी नहीं है, आप नक्सली नेता नहीं है, आपकी पार्टी नक्सलियों द्वारा नहीं चलाई जाती है। क्या मतलब बनता है इसका? देखिए सिविल वार चलेंगे हम। जब हम ऐसे कमेंट्स में उलझ जाएंगे, हम जनता के मुख्य मुद्दे से हट जाएंगे। उन्होंने क्या बोला, उस पर आपकी तीव्र प्रतिक्रिया, उस पर ये प्रतिक्रिया। मेरा सवाल समाधान को के दृष्टिकोण से था, समाधान ढूंढने के लिए। हम समाधान की एक सबसे पहली बात, ये चुनाव के समय क्यों थम जाता है महंगाई, और चुनाव के बाद क्यों शुरू हो जाता है? और दूसरा सवाल मेरा ये था, दूसरा सवाल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त खत्म हो गया है। और दूसरा सवाल जो सबसे जरूरी ये था कि आप टैक्स वसूली इस तरीके से मत कीजिए ना, कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा कि हम बैठे और इंतजार करें कि ये 150 रुपए 200 रुपए लीटर ऐसे ही बढ़ता चला जाए, और जनता ये समझे कि भाई ये फलानी मजबूरी है, ढिमकानी मजबूरी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंगाई डायन जैसे गाना था, वो उसका रिटर्न हो चुका है, चुनाव खत्म हो गए हैं। आपकी क्या इस पे राय है, आप लिखिएगा जरूर कू ऐप पर।